सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट वर्ल्ड की दुनिया सिर्फ पावर पर नहीं चलती। यहाँ हर अपग्रेड, हर फाइट और हर डिसीजन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक हिडन पावर पूरे सिस्टम को चेंज कर देती है। वो कैसे, चलो जानते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि यहाँ पे शी हाउ ने वैंग फैमिली के काफी सारे ठिकानों को बिल्कुल ढेर कर दिया था। और अब ये लोग सीधा वैंग फैमिली के जो 4 ड्रैगन सन्स हैं उनसे भिड़ जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी मैदान में उतर जाते हैं। और स्काई हॉर्न एंड क्लैन का ये जो एंसेस्ट्रल ट्रेजर था, यानी कि वही मदर फर्नेस, जिसकी मदद से यहाँ पर इनके काफी सारे ट्रेजर्स को रिफाइन कर देते हैं। इस दौरान इसके इम्पैक्ट के चलते ये चारों भाई बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं कि तभी ये लोग वापस से एंड किंग पे हमला करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे सेकंड ब्रदर यानी कि सेकंड ड्रैगन सन जब ये काम करता है तो शी हाउ अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के जरिए से एक स्लैश से ही उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करता है, जिसके चलते ये और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये घाव काफी ज्यादा गहरा होता है, वो लिटरली घुटनों के बल आने लगता है। इस दौरान इसके भाइयों की इसकी फिक्र होती है, लेकिन तभी यहाँ पर इनके जले पे नमक छिड़कने के लिए एंड किंग कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम पांचों तो बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे हाँ कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या हो गया? बड़ा तुम कह रहे थे कि हम तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, त्यानशिन अकेडमी ही नहीं रहेगा, क्या हुआ? मेरी नजर में तो ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग ना हमारे हाथ में बस हमारा खाना बनने के लिए आए हो और तुम सभी का स्टू बनाने में बहुत मजा आएगा। अभी हम देखते हैं कि वैंग फैमिली के ये जो 4 ग्रेट सन्स थे ना, इनकी अकड़ फिर भी ढीली नहीं पड़ती। ये लोग फिर भी यहाँ पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से एक अटैक उनके ऊपर हो जाता है। और ये हमला जो था ये किया था उन्हीं गार्डियंस में से एक ने, और भाई साहब वो आते साथ इसके ऊपर अपने पैर से हमला करता है, जिसके चलते ये इंजर्ड होकर गिर जाता है। ऐसे घुमा के मारता है ना उस पैर की, सीधा उसके छाती के आर पार हो जाता है। अब यहाँ पे ये अधमरी कंडीशन में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो अपने एंसेस्ट्रल स्नेक को यहाँ पे समन करते हुए कहता है कि एंसेस्ट्रल स्नेक पूरे के पूरे लोगों को खत्म कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे एंसेस्ट्रल स्नेक में इतनी ताकत है कि पूरी के पूरी यूनिवर्स को हिला के रख सकती है। इसी के साथ वो अपने एंसेस्ट्रल स्नेक के जरिए से वही जो वैंग फैमिली का स्क्रोल था, जिसे कि फर्नेस अभी अंदर ही अंदर रिफाइन कर रहा है, वो उसे कमांड करने की कोशिश करता है। बड़ी बड़ी बातें करता है कि वैंग फैमिली के एंसेस्ट्रल फ्लैग, मेरे कमांड को सुनो, मैं वैंग फैमिली का वारिस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हारे पास ये ताकत है, तुम हेवन को हिला सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन जैसे एक मोमबत्ती बुझने से पहले फड़फड़ाती है, बिल्कुल ऐसी इसकी जो पावर है ना, इस वैंग फैमिली के फ्लैग की इसकी पावर्स भी ऐसे शेक करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वाकई में कि ये निकलेगी इसकी ताकत। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जायंट्स ऑफ फर्नेस है ना, इसकी ताकत अलग ही लेवल पे है। लिटरली वो यहाँ पर उसे सप्रेस करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पे तेज रोशनी निकलती है, जिसके चलते बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। और सारे वैंग फैमिली के मेंबर सोच रहे थे कि हाँ भाई आज तो छा देंगे, सबको मिटा के रख देंगे। पर अगले ही पल फर्नेस भी अपनी ऑरा रिलीज करता है और यहाँ उसके ऊपर डोमिनेट करते हुए उस फ्लैग की पावर को सप्रेस कर देता है, जो देखकर फैट गाय इनके जले पे फिर से नमक छिड़कते हुए कहता है कि लगता है कि वैंग फैमिली के बस नाम में ही दम है, इनके ट्रेजर्स में और इनके लोगों में बिल्कुल दम नहीं। और तभी उनमें से एक जो लॉन्गेविटी स्पेयर है उसे एक्टिवेट करते हुए उसे कमांड देने की कोशिश करता है, और यहाँ वो तेजी से एक्टिवेट हो भी जाता है। और तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एंजेल इमॉर्टल वॉर बैनर था, वो जो बैटल फ्लैग था, वो आते साथ ही इसे पूरी तरीके से लपेट लेता है। और ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि ये जो वॉर बैनर है इसने एक इमॉर्टल के ब्लड को न जाने कितने सालों तक अब्सॉर्ब किया है, जिसके चलते इसने काफी डोमिनेटिंग ऑरा को भी अब्सॉर्ब किया है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा ये जो वॉर स्पेयर है, अगर इसकी कोई स्पिरिट रही होगी ना, तो ये इसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती, और वो तो इस वॉर बैनर को देखते साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस वॉर बैनर को अपने पास रख लेते हैं उस पैर के साथ, और फिर इन सभी को वो अपने स्पेल में बाइंड कर लेता है। तभी उनमें से एक धमकियां देना शुरू कर देता है कि भूलो मत कि मेरा फादर अभी भी जिंदा है, वो अगर जब चाहे तब यहाँ पर आकर हमें छुड़ा सकते हैं, तुम्हें उनसे थोड़ा डरना चाहिए। और आगे बताने लगता है कि मैंग त्यानजिंग, तुम्हें जरा सोचना चाहिए, तुम दिन ब दिन बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारी ब्लड लाइन की ताकत भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन मेरा फादर दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उनसे ज्यादा देर के लिए सर्वाइव कर पाओगे? एक बार तुम मारे जाओ, फिर तुम्हारा ये जो अकेडमी और तुम्हारे जो जूनियर्स है उनका क्या हाल होगा, जरा सोचो। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट की फिक्र करनी चाहिए। रही बात हमारी फ्यूचर की, तो भले ही मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वैंग फैमिली को मिटाने के लिए उनके राइवल्स पैदा हो जाएंगे। पर मैं ये चांस वैंग फैमिली को देना ही नहीं चाहता कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को परेशान करे, इसलिए तुम लोगों का मिटना तो यहाँ पे तय है। इस दौरान ये सभी लोग और ज्यादा भाषण देने लगते हैं, जो सुनकर जो फैट गाय है वो कहने लगता है कि इनकी बकवास किसको सुनना है, 2-4 लगाओ खींच के और इनकी बोलती बंद कर दो, क्योंकि ये लोग इसी चीज के हकदार हैं। यहाँ पे ये बात सुनकर एंड किंग उससे कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल इसने सही कहा, वैसा तो ये मोटा लड़का मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसने पहले
पहली बार ऐसी बात कही है कि मैं क्या बोलूं। इन लोगों के ना गाल सच में सुझा देने चाहिए, बड़े आए हमें धमकाने वाले हैं। इसी के साथ एंड किंग अपने सारे जो गार्ड्स हैं उन्हें ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि इन्होंने हमारे क्लैन की बेइज्जती की है, आखिर तुम सबको किसका इंतजार है, जाओ और जाके इनके गाल लाल कर दो और इतना मारना कैसे ये जो पंजा है ना ये छप जाना चाहिए गालों के। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग फैमिली के जितने मेंबर आए हुए थे सभी को ये लोग पकड़ते हैं और एक एक करके सुझाना शुरू कर देते हैं। कि तभी बेचारा एक बंदा जो कहने लगता है कि पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, जिस पे एंड किंग कहने लगता है कि तुमने वो डायलॉग नहीं सुना, दो जिस्म एक जान, तो तुम लोग 9 जिस्म मौत लेकिन तुम्हारी जान एक है, मैं जानता हूँ। लगाओ रे, इससे भी लगाओ, एक एक को लगाओ और बजना चाहिए, इतनी जोर से बजना चाहिए कि पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ इनके थप्पड़ों की आवाज से गूंज उठे। इस दौरान हम उसे प्रिंसेस को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर जो कि ये सारा नजारा देखता है, तो यहाँ पे वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता और वो कहने लगता है कि क्या बात है, ऐसा कुछ सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे। वैंग फैमिली को भी अपनी हद का पता होना चाहिए और ये चीज ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। इस दौरान प्रिंसेस आ जाती है और वो पूछने लगती है कि फादर आखिर आप किस पे हंस रहे हैं, जिस पे वो कहने लगता है कि जरा देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सीन चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही प्रिंसेस देखती है कि ये तो वैंग फैमिली के वही 5 एंसेस्टर है और अगर ध्यानचंद एकेडमी इन्हें ऐसे ह्यूमिलिएट करेगी तो वैंग फैमिली के लोग इन्हें छोड़ने नहीं वाले। फादर मेरे ख्याल से हमें हमारी फैमिली को इस सब मामलों से दूर रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसका फादर तो यहाँ पर सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि निकालो हमारी वॉरशिप और हम लोग यहाँ पे ध्यानचंद एकेडमी को बैकअप देंगे। इसी के साथ ये सुनकर वो प्रिंसेस तो काफी ज्यादा शॉक थी। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि बस करो, इन्हें अब मैं सबक सिखाऊंगा, जिस पे एंड किंग कहने लगता है कि पर ये लोग तो मार खाना ही डिजर्व करते हैं, ये लोग वो लातों के भूत हैं जो कि बातों से कभी नहीं मानने वाले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर के ऑर्डर पर सारे के सारे गार्डियंस पीछे आ जाते हैं। ये देखते साथ ही वैंग फैमिली के ये जो 5 बंदे थे इनमें से एक कहने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है वैंग त्यामजन, अब तुम नहीं बचने वाले। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने जो हमारे साथ ह्यूमिलिएशन किया है वो हम भूल जाएंगे जस्ट कॉज तुमने अभी रोक लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर एक सिंगल इशारे से ही उसकी पसलियों के बीच में ऐसा अटैक करता है कि उसकी एक पसली टूट जाती है और तभी वो पूरी तरीके से खून की उल्टियां करता है और ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पर किसी से डरता नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो तुम्हारे बाप को बचपन में ही कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बचपन में ही तुम्हारे कान के नीचे 2 चार लगा देना तो इतनी अकड़ तुम लोगों के अंदर नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ जिसके जरिए से तुम लोग अपने थोड़े कर्मों को सुधार सको। जिस पे वो बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, जिस पे ग्रैंड एल्डर बहुत बोल्ड तरीके से कहता है कि तुम्हारे अंदर ये पावर की ना बहुत गर्मी चढ़ चुकी है, इसे ही मुझे बस निकालना है, मैं तुम सभी को बॉर्डरलैंड में भेजूंगा। ये सुनकर सभी शौक थे कि तभी यहाँ पर इन 5 में से एक बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी प्लान, तुम शुरू से ही चाहते थे कि हम 5 को एलिमिनेट करके वैंग फैमिली के साथ जो तुम्हारा पुराना रिवेंज है तुम उसे ले सको। हाँ, पर यहाँ पर तुम पब्लिकली कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, ये चीज तुम्हारे डिसाइड करने की नहीं है, ये सभी चीजें क्लैन मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, ना कि सिर्फ तुम अकेले। और तुम होते कौन हो हमें ऐसे ऑर्डर देने वाले? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर हम बॉर्डरलैंड पे मरने के लिए चले जाएंगे? हाँ, ग्रैंड एल्डर इन दोनों को मार के सीधा यहाँ से नीचे गिरा देते हैं और तभी बाकी बचे मेंबर से कहने लगते हैं कि बाकी क्लैन मेंबर्स ऑलरेडी बॉर्डर एरिया पर अपने स्केल पर जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने अपने खून का बलिदान दिया है, लेकिन वैंग फैमिली का एक भी बंदा हमें वहाँ पे नजर नहीं आया। लेकिन तुम लोग बेशर्मी के साथ यहाँ पे हमारे एकेडमी को लूटने में बिजी हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम वहाँ पर जाकर एटलीस्ट अगर एक भी दुश्मन को मार पाते हो ना तो एटलीस्ट मुझे तुम पे प्राउड होगा कि चलो जितने चाहे निकम में क्यों ना हो लेकिन तुमने हमारे लिए किसी दुश्मन को मारा तो है। तभी सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि हम जिन फैमिली के मेंबर्स हैं हम लोग कभी भी फोर्सफुली किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। इस दौरान जिन फैमिली की एंशिएंट एंसेस्टर का जो कैरेज है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और इन्हें ये लग रहा था कि शायद जिन फैमिली जो है वो वैंग फैमिली की मदद के लिए आई है। तभी हम देखते हैं कि वैंग फैमिली की जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो यहाँ पे बाहर आती है, जो कि आते साथ ही अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करती है। अब यहाँ पे ये जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगती है कि तियानमिंग तुम्हारा तरीका आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन मैं बस तुमसे यहाँ पे इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने बहुत कर ली मनमानी, अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरे खातिर इन 5 को यहाँ से जाने दो। इस दौरान हम देखते हैं कि वो शीहाओ को भी ऑब्जर्व कर लेती है और तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि नहीं, मैं इनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, जिस पर वो हंसने लगती है और तभी वो कहने लगती है कि मैंने ऐसे रूमर्स सुने हैं कि तुमने बहुत ही टैलेंटेड जीनियस डिसाइपल को पिक किया है और अब जब मैं पर्सनली उस डिसाइपल को देख रही हूँ तो अब जाके मुझे पता चल रहा है कि आखिर तुम इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों बन रहे हो। कि तभी शीहाओ बहुत ही रिस्पेक्ट वे में कहता है कि सीनियर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एनलाइटन करें, जिस पे वो अपनी थर्ड आई से शीहाओ को वापस से देखना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो बताने लगती है कि क्या बात है, तुम तो वाकई में बहुत कमाल के हो और तुम्हारी पावर को देखकर पता लग रहा है कि बिल्कुल तुम अपने
मास्टर पे गए हो, वो भी अपनी जवानी के दिनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसे टैलेंट को ही पोसेस करता था। अब मैं समझी ध्यान में कि आखिर तुम क्यों अपनी जी जान सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, क्योंकि इतने टैलेंटेड डिसाइपल के होते हुए तुम तो अपनी जान को भी रिस्क पे डाल सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का माथा थोड़ा सिकुड़ता है और तभी यहाँ पे जो एंशिएंट एंसेस्टर है जिन फैमिली की, वो कहने लगती है कि ओल्ड मैन पेंग, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। तुम्हारे पास इस वक्त तुम्हारा ये एकेडमी है जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे है, तुम्हारे जूनियर्स है, तुम्हारे डिसेंडेंट्स भी है, तो तुम्हें थोड़ी जगह नेगोशिएट के लिए भी छोड़नी चाहिए। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अब ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि क्या आप मुझे यहाँ पे थ्रेटिंग करने आई हैं? अगर हाँ तो मैं एक बात बता दूं, मेरे डिसाइपल्स इतने कमजोर नहीं और ना ही मैं इस वक्त मरा हूँ। मेरे जीते जी कोई भी मेरे डिसाइपल्स को आसानी से ऐसे धमका नहीं सकता, और वो भी मेरे सामने, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही बात फ्यूचर की, तो मैं एक बात बता दूं, इस वक्त बॉर्डरलैंड में हम लोग बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आधे से ज्यादा मेरे डिसाइपल्स तो वहाँ पे गार्ड करने में बिजी हैं। वो लोग तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी वहाँ दे रहे हैं। अगर वो लोग, उन्हें अपने फ्यूचर की नहीं परवाह, वो तो बस पूरे के पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को सेफ देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बाकी के क्लैंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारे लिए कंफर्ट मायने नहीं रखता, बल्कि हमारे लिए सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9 हेवन एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट करने में अगर हमारी जान भी चली जाती है तो हमारे लिए इससे बेहतरीन और कोई चीज नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन फैमिली के बाकी के वॉरशिप्स भी और बाकी के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि हाँ, हम ग्रैंड एल्डर की कही गई बातों से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वैंग फैमिली का जो हेड है और यहाँ पे प्रिंसेस, ये दोनों यहाँ पे आ जाती हैं। और फैमिली हेड कहने लगता है कि हम ब्रदर मेंग को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और पूरी की पूरी जिन फैमिली उन्हें बैकअप देने के लिए यहाँ पे खड़ी है। इस दौरान हम वांग फैमिली के उसी टेलीपोर्टेशन गेट को देखते हैं और जिससे कि वांग चेंगशेंग की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि ब्रदर मेंग, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैंग फैमिली भी इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और तुम्हारी डिसीजन को भी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पोर्टल के जरिए से पूरी की पूरी वॉरशिप जो है वैंग फैमिली की, यानी कि पूरा का पूरा रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आ चुका था और जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज था। और सभी लोग यहाँ पर चेंगशेंग की आवाज सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, इंक्लूडिंग शीहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग चेंगशेंग कहने लगता है कि ब्रदर मेंग, हमारी पूरी की पूरी वैंग फैमिली की आर्मी भी तुम्हारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। बस हमारे फैमिली के कुछ डिस्ग्रेसफुल मेंबर्स है, उन्हें तुम छोड़ दो, बाकी हमारी पूरी फैमिली ही तुम्हारे साथ है। और ब्रदर मेंग, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूँ कि तुम्हें जैसा मर्जी लगे इनके साथ बिहेव करो, इन्हें उस तरीके से पनिश करो, क्योंकि ये लोग इसी लायक है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि पोर्टल ओपन होता है और काफी सारे एलाइट सोल्जर्स आते हैं और वैंग चेंगशेंग कहता है कि ये तो बस कुछ ही है, ऐसे ही हमारे बाकी के जो 1 लाख से ज्यादा एलाइट सोल्जर्स है वो भी तुम सबका साथ देगी और तुम्हें पीछे से बैकअप देगी। और ये वांग फैमिली की सिंसियरिटी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे 1 लाख से ज्यादा जो एलाइट सोल्जर्स थे वो सभी लोग एक साथ उनकी हाँ में हाँ भरते हैं। कि तभी यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि मैं ब्रदर चेंगशेंग के इस सिंसियरिटी के लिए उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इतनी मैसिव आर्मी के बाद हमें एक तगड़ा वाला बैकअप मिलने वाला है और हमें पूरा यकीन है कि वहाँ पर हम दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि वो जो एंशिएंट एंसेस्टर थी वो भी यहाँ पर मामले को संभालते हुए कहने लगती है कि ब्रदर वांग ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और वो बिल्कुल आज भी पुराने दिनों की तरह ही एक सुलझा हुआ मिजाज का इंसान है। उसने ये साबित कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें करती है। इस दौरान जो यहाँ पर उसके बच्चे थे, यानी कि वांग चेंगशेंग के, उसका जो सेकंड एल्डेस्ट सन था, वो यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता और कहता है, फादर हमें माफ कर दीजिए, हमने आज यहाँ आपको सबके सामने जलील किया। जिस पर उसका फादर कहता है कि बेवकूफो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, तुमने खुद की ताकत को इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया कि तुम यहाँ इन्हें चुनौती देने आ गए। जाओ और जाकर बॉर्डर एरिया में अपने दुश्मनों का खात्मा करो, थोड़े मेरिट पॉइंट्स को कलेक्ट करो ताकि तुम्हारे ये जो गुनाह है ना, इनको तुम धो पाओ। और ये जो 1 लाख एलाइट सोल्जर्स है, मैं इन सभी को तुम 5 की कमांड पे छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम इनका अच्छे से यूज करोगे, इनके खून को जाया होने नहीं दोगे और इनके जरिए से काफी सारे दुश्मनों का सफाया करोगे। जिस पे वो जो एंशिएंट एंसेस्टर थी जिन फैमिली की, वो यहाँ पर इन 5 को हील करते हुए कहने लगती है कि ये लोग अपने अपने टाइम के प्राइम हीरोज रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये लोग बैटल एरिना में झंडे गाड़ देंगे और दुश्मनों का सुपड़ा साफ करके आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग हील हो जाते हैं और वो उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं। इस दौरान यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो यहाँ पर जो चेंगशेंग से कहने लगता है कि ब्रदर चेंगशेंग, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, हम कुछ बातचीत भी कर सकते हैं। जिस पे हम
देखते हैं कि वो मान जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वांग चैंगशेंग बाहर आता है। या फिर जैसे हमने पहली बार देखा था कि जैसे शी हाओ और यहाँ पे एंड किंग दोनों ने सोचा था कि 9 बच्चों का बाप बहुत 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 ज्यादा बुढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे वांग चैंगशेंग काफी ज्यादा यंग रूप में सभी के सामने आता है, जो देखकर फैट गाय तो बिल्कुल दंग रह जाता है। इस दौरान यहाँ पे वांग चैंगशेंग अपने बाकी बेटों से कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ आओ और ब्रदर मेंग से माफी मांगो। अब ये लोग पांचों आते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं कि सीनियर प्लीज हमारे बेवकूफी के लिए हमें माफ कर दीजिए। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर देखकर कहने लगते हैं कि इसकी ऑरा तो पहले से और ज्यादा शार्प हो गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से यहाँ पे वांग चैंगशेंग से बात करता है और यहाँ पे बताने लगता है कि ब्रदर वांग, मेरा डिसाइपल हुआंग, उसने एक एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रिप्चर को ऑब्टेन किया है और क्योंकि मैं डायरेक्ट पर्सन होने के नाते तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि वांग के पास जो स्क्रिप्चर है उसकी प्रीमोडाइल सोल के अंदर उसके ऊपर 9 हेवन सील को लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी बाहरी इंसान फोर्सफुली उससे वो स्क्रिप्चर ले नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारी वांग फैमिली और तुम्हारे ये लोग हमारी मदद करते हैं 9 हेवन एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट करने में, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी जितनी भी इंटेलिजेंस है उसे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और तुम इसके साथ मिलकर उसे स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब वांग फैमिली पूरी इच्छा अनुसार इस बैटल में अपना बड़ा और सबसे बड़ा योगदान दे, जिसके बाद मैं वादा करता हूँ मैं खुद उस स्क्रिप्चर को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद हम साथ मिलकर उसे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग चैंगशेंग जो कि काफी शातिर आदमी है, इस ऑफर को वो जाने नहीं देता, वो बहुत क्लोजली उसकी सारी बातें सुनता है। जिसके बाद वांग चैंगशेंग अपने बेटों की तरफ देखकर उन्हें इशारा करके बात बता देता है। अब यहाँ पे इसके बेटे सारे मैदान में उतर जाते हैं, पूरी आर्मी को लीड करते हुए उन्हें कहने लगते हैं कि चलो हम अभी और इसी वक्त उसी डेजोलेट बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस दौरान यहाँ पे वांग चैंगशेंग की इस फैसले को देखकर ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे और यहाँ पे वो मन में कहने लगते हैं कि लगता है कि वांग चैंगशेंग ने कोई रास्ता ढूंढ लिया जिसके चलते वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया। कि तभी ग्रैंड एल्डर डिवाइन सन्स के थ्रू शी हाओ को बताने लगते हैं कि अगर वो दाव को अचीव कर सकता है ना, तो वो इतने सोल्जर्स को गंवाने का रिस्क आसानी से ले सकता है। जिसके बाद वो शी हाओ से कहने लगता है कि तुम इस जनरेशन की एक ऐसा मिरेकल हो जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, तो बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द जाकर ट्रेनिंग करो और खुद को स्ट्रॉन्ग बना और ब्रेक थ्रू भी करो, क्योंकि फिर तुम्हें बॉर्डर एरिया पे भी जाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ कल्टिवेट करना शुरू कर देता है, साथ ही वो अपने स्क्रिप्चर को भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना भी शुरू कर देता है। इस दौरान उसे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है और तभी हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और हम इमॉर्टल एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर भी लोग स्ट्रैटेजी बनाना सीख रहे थे और धीरे धीरे करके ये लोग भी ट्रेन कर रहे थे। इसी के साथ हम स्कैटर्ड एकेडमी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जहाँ पर वो लोग भी ऐसे ही लगे हुए थे। और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की बात सभी को याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि पुराने टाइम में तुम्हारे जैसे ही कुछ एंसेस्टर हुआ करते थे और उन लोगों ने भी कम उम्र में ही बैटल को ज्वाइन किया, लेकिन उनके अंदर साहस बहुत ज्यादा था। वो लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहे और जितना ज्यादा ये लोग लड़ते रहे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनते गए और फिर आगे चलकर उन सारे लोगों को बैटल इमॉर्टल्स का टाइटल दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग प्रिपेयर हो चुके थे और अब सभी लोग बॉर्डरलैंड को ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ते हैं और ग्रैंड एल्डर सभी को एक ही बात कहते हैं कि अब ये तुम लोगों पर है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम्हें कायरों की तरह छिपकर बैठे रहना है या फिर बैटल को ज्वाइन करना है? क्या तुम्हें पुराने बनाए गए रूल्स के ऊपर चलकर खुद की ऊंचाइयों को हासिल करना है या फिर बैटल ग्राउंड में जाकर नई अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना है? क्योंकि जो चीज तुम प्रैक्टिकली करके सीखोगे वो चीज तुम्हें कोई किताब, कोई गुरु नहीं समझा सकता, ना ही सिखा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी जगह से उठ जाता है और वो निकल पड़ता है और ऐसे ही हम मिस वेंचर उसके फियांसे को देखते हैं, ये लोग भी निकल पड़ते हैं और तभी हम तोगू क्लैन के एक एल्डर को भी देखते हैं, जहाँ पर उसने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। ऐसे ही हम की क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि अपने सारस के ऊपर सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान सभी को ग्रैंड एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि हम में से किसी को नहीं पता कि हेवन एंड अर्थ का गेट कब ओपन होगा, लेकिन एक बार फॉरेन रियल्म के कल्टीवेटर्स यहाँ आ गए ना, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तो सभी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा ना, तो अब क्यों नहीं? तो बताओ, क्या तुम में दम है? क्या तुम में इतना साहस है कि तुम हमारा साथ दे सको? यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग भी रेडी हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर उस बैटल ग्राउंड में अपने दोस्तों का साथ जरूर दूंगा, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर मेरे पिता लड़ते हुए मारे गए। और फिर वो शी हाओ के कंधे पे सवार होकर निकल पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि तीनों अकेडमीज के ही लोग और बड़े बड़े क्लैन के जो एल्डर्स है, ये सभी लोग ग्रैंड एल्डर को ज्वाइन करने के लिए उनकी तरफ निकल जाते हैं और ग्रैंड एल्डर सभी को बताने लगते हैं कि जो कोई भी हमारा साथ देना चाहता है वो यहाँ पर इस इमॉर्टल एंशिएंट एंसेस्टर वेन दाव वाले एरिना में आ जाए। यहाँ पे
हम देखते हैं कि सभी लोग आ चुके थे और यहाँ पे एक एल्डर बताने लगते हैं कि ये जगह असल में एंशिएंट इमॉर्टल रियल्म से बिलोंग करता है और यहाँ की जो एंशिएंट ऑरा है वो तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट और हील भी करेगी और इससे सबसे ज्यादा नरिश भी करेगी। इस दौरान यहाँ पे किंग यी और वो रैबिट गर्ल भी आ जाती है और वो आते साथ ही शी हाउ से कहने लगती है कि हुआंग, मैंने तो सुना कि तुमने और ग्रैंड एल्डर ने मिलकर वैंग फैमिली के उन 5 एंसेस्टर की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई, क्या ये बात सच है? जिस पर शी हाउ हाँ में जवाब देता और कहने लगता है कि इस बैटल ग्राउंड में ना मैं तुम्हें काफी डिलीशियस चीजें खिलाने वाला हूँ। ये कहकर शी हाउ स्माइल करता है। रैबिट गर्ल कहने लगती है कि हाँ, लास्ट टाइम जब तुमने फॉरेन रियल्म के उन बीस्ट को जब रोस्ट किया था ना तो भाई खाने में मजा आ गया था, मुझे तो अभी भी उनका स्वाद याद है। कि तभी यहाँ पे एक एल्डर बताने लगता है कि शी हाउ ने जो फॉरेन रियल्म्स के कल्टीवेटर का हाल किया था ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसने जिस क्लाइमेटी का सामना किया वो तो इस आने वाली क्लाइमेटी के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि फॉरेन रियल्म के पास एक एंशिएंट क्लैन है जिनके पास और उस क्लैन की जो इनेट एंसेस्ट्रल टेक्निक है वो उन्हें ये ताकत प्रोवाइड कराती है कि वो लोग अपने किसी भी टेक्निक के पावर को बूस्ट कर सकते हैं और उसे और ज्यादा इम्यून कर सकते हैं। साथ ही इनके पास एक एनलाइन क्लैन नाम का भी क्लैन है जिसका नाम का तो एक बहुत बड़ा टैबू भी है। लोग तो बस इनके नाम से ही दहशत खाते हैं क्योंकि इनकी जो पावर है वो अर्थ शैटरिंग लेवल पे है। इस दौरान एक बंदा कहने लगता है कि सीनियर, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? हमारा सामना जिनसे है उनके पास तो इमॉर्टल क्लैन के मेंबर भी है और हमारे पास तो कोई इमॉर्टल भी नहीं, तो आपको लगता है कि जो पावर गैप है हम कभी उसे भर पाएंगे? क्या हमारे पास कोई उम्मीद भी है कि हम इस वॉर को जीत सकते हैं? जिस पे एक एल्डर बताने लगता है कि शायद तुम हमारे इस रियल्म को बहुत कम आंक रहे हो, हमारी मिट्टी में भी बहुत सी मिस्ट्रीज छिपी हुई है, क्योंकि हमारी जमीन, हमारी ये जगह इटर्निटी टाइम से बिलोंग करती है और ये आज तक एग्जिस्ट करती हुई आ रही है। और इसका सबसे अच्छा सबूत इंपीरियल सिटी के बाहर वो जो डेजोलेट बॉर्डरलैंड है ना, वो जगह एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है और वो आज भी एग्जिस्ट करती है। वो जगह पूरी तरीके से इस वक्त खून से भरी हुई है और जैसे कि ब्लड सॉइल एरिया कहा जाता है। एक और ऐसे ही पुरानी जगह है जिसे कि हम ओल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, ये सभी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस बात का ये सबूत है कि हमें पूरी तरीके से मिटाना नामुमकिन है। और वैसे भी पुराने लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर 7 ऐसे किंग्स रहा करते थे जो कि इस पूरी जगह को गार्ड करते थे, जो कि आज एंसेस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, जिनके बारे में तुमने किताबों में पढ़ा होगा और जिन्हें की द 7 किंग ऑफ डेजोलेट बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पे शी हाउ जैसे ये सुनता है तो वो मन में कहने लगता है कि मेरे फैमिली में भी एक एंसेस्टर था जो कि इस जगह पर जाकर लड़ा था, उन्होंने भी अपनी जान दी है और मैं उनकी कुर्बानियों को ऐसे जाया होने नहीं देने वाला। इस दौरान एल्डर बताने लगते हैं कि अब तुम इस जर्नी में क्या हासिल करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी आधी से ज्यादा फौज वहाँ पर माहौल संभाले हुए है और कुछ एल्डर्स भी, लेकिन तब तक हम यहाँ पर अपनी एक सेना तैयार करेंगे। आज से 1 साल तक हम तुम सबको यहाँ पे स्क्रप्चर्स की ट्रेनिंग देंगे, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, ताकि 1 साल बाद जब हम यहाँ से निकले तो तुम सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो। तो बताओ आखिर कौन कौन जाना चाहता है? इस दौरान जो फैट गाय है वो यहाँ पे शी हाउ से कहने लगता है कि क्या तुम जाओगे? जिस पे शी हाउ कहता है कि हाँ, मुझे हर हाल में जाना होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरिजन लैंड के मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी तो अलग ही प्रोग्रेस चल रही थी और यहाँ पर इनका जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो यहाँ पर उसी बंदे से कहने लगता है कि बताओ जो आइटम्स मैंने तुम्हें सर्च करने के लिए कहा था उनके बारे में क्या खबर है? जिसके साथ वो बंदा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि आपने जैसा ऑर्डर किया था हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं और इस वक्त हम सभी लोग लीड में हैं। जिसके बाद ये जो एंशिएंट एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि हाँ, जैसा मैंने प्लान किया है बस वैसा ही करते जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनकी भी लाखों की संख्या में फौज पूरी तरीके से रेडी थी। सभी लोग एक साथ कहते हैं कि इमॉर्टल एंशिएंट एंसेस्टर जैसा आपने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब गाइस, जैसा कि हम सभी लोग यूट्यूब पे बाकी सारे डोंगवास को अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डोंगवास है जिन्हें कि हम अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाले हैं, जैसे कि द लेजेंड ऑफ जियान वू, बियॉन्ड द टाइम्स, एक्लिप्स इल्यूजन, अपोथियोसिस, सीजन 3, डीमन हंटर जैसे काफी बड़ी सीरीज को हम वहाँ पे करेंगे। तो फटाफट से जाओ कम्युनिटी पोस्ट चेक करो जहाँ पे तुम्हें हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा और फटाफट से फॉलो कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।